हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपके वो क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के डीपीपी को सॉल्व करने वाले हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जैसे आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं ताकि आप अपनी क्लास 10th का एग्जाम का कोई भी सब्जेक्ट का पेपर फोड़ के आ सको, बिल्कुल वैसी आईटी बुक कोड 402 का पहले चैप्टर का डीपीपी हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। पूरे होल यूट्यूब में यदि आप देख लोगे तो आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आईटी पढ़ा रहा है इतना डेडिकेशन के साथ, जिसमें बेसिकली आपको हर एक एक टॉपिक, हर एक एक चैप्टर के असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स और अब तो भाई डीपीपी भी हम यहां सॉल्व करने वाले हैं। मतलब ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आज के सेशन में लेकर आई हूं जिसकी मदद से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, यदि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया ना इस चैप्टर से तो आप फोड़ के आ सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की इस सेशन की। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। दिस इज योर बरका मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। सो आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो होंगे कुछ एमसीक्यूज। सो आपको बने रहना स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन में, क्योंकि आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि मैम हमारी जो आईटी की बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। एंड पार्ट ए से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड ही पूछे जाएंगे, राइट। 10 मार्क्स का आपका पार्ट है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ही आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन में हम चैप्टर 1 के बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं एंड होपफुली इनमें से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस आएंगे। 110% इसकी गारंटी मेरी है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में आंसर आप सभी को बताना है। व्हाई? बिकॉज यू रीड दिस चैप्टर थोरोली। जो भी बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होल चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसका असेसमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली बार यदि आप चैनल से जुड़े हुए हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बिना लाइक और शेयर किए मत जाना, क्योंकि बहुत से आपके ऐसे दोस्त हैं जिन्हें आईटी पढ़ने को नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है और एंड मोमेंट पे आके जब एग्जाम्स आते हैं, एफएस आते हैं, तो उस टाइम पे हमें टेंशन होती है कि मैम काश कहीं से कुछ मिल जाता कंटेंट तो हम पढ़ लेते हैं, आईटी का पेपर निकाल लेते, राइट। तो सेशन को लाइक किए बिना मत जाना, शेयर किए बिना मत जाना और एंड तक बने रहना, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज को यहां डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट लाइक which of the following skills are important to communicate properly? किसी के भी साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए हमें किन स्किल्स की जरूरत होती है? ओके, सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आपको बताना है जब तक मैं आंसर्स ऑप्शंस रीड कर रही हूं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये तीनों स्किल्स होना जरूरी है या इनमें से कोई एक स्किल भी काफी है आपके लिए कम्युनिकेट करने के लिए? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पहले चैप्टर में 3 मेथड्स हमने पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, उनमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रॉपरली करने के लिए हमें इन तीनों स्किल्स की जरूरत होती है। मतलब आपके अंदर रीडिंग भी, राइटिंग भी और स्पीकिंग भी, ये तीनों स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन बी कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद समवन, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लिख दिया ना सभी ने कमेंट सेक्शन में, दैट इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ड कम्युनिकेशन comes from the Latin word। अब आपको पता है कि आपने साइंस में भी देखा होगा, आपने अदर सब्जेक्ट्स में भी देखा होगा, सोशल में भी देखा होगा, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसका लैटिन वर्ड क्या होगा, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। दैट इज कम्युनिकेयर, कम्युनिकेट, कम्युनिकेरियन और कम्युनिका। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स आपके सामने हैं और अब आपकी बारी है कि आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर जल्दी से बताओ। यार व्हाट इज द लैटिन वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? आई एम श्योर आपने सही आंसर किया होगा। दैट इज ए कम्युनिकेयर, मींस कि कम्युनिकेयर वर्ड से कम्युनिकेशन वर्ड को बनाया गया है, जो बेसिकली हम जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Dash are needed to communicate effectively with the people। अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन से स्किल्स की जरूरत होती है जिसके थ्रू आप इफेक्टिवली किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आईसीटी स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो ऑब्वियस आपको अच्छे से पता है कि बात हो रही है यहाँ पर किसकी?
बात हो रही है यहां पर कम्युनिकेट करने की। मींस जब आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, कुछ बातचीत करना है ना, आइदर इन ओरल वे और इन रिटन वे, व्हाटएवर वे यू वांट टू कम्युनिकेट, तो आपके अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। तो हमने इस यूनिट के अंदर सारे स्किल्स के बारे में पढ़ ही लिया है और इस यूनिट का नाम ही आपको अच्छे से पता है। तो हिंट मैंने कितनी सारी दे दी है, जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या करेक्ट आंसर होना है। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद समवन, सो वी नीड बी दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आपके अंदर जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, और कम्युनिकेशन स्किल्स में फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया जिसमें हमने 3 मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, है ना। देखो बहुत इजी से क्वेश्चंस है। यदि चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होगी, क्वेश्चन पढ़ते से आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे। तो भाई कमेंट सेक्शन में आंसर लिखे बिना नहीं जाना है, जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, खुद को चेक कर पाओगे कि आपने जो चैप्टर अभी तक पढ़ लिया है, इस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपकी अभी प्रिपरेशन सिर्फ वीडियोस को देखकर ही, चैप्टर को समझकर ही कितनी हुई है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज ही पूछने आपसे। ओके, चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट सेंडिंग द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, रिसीवर, लिसनर, सेंडर या नन ऑफ द अबव। ऑप्शंस में से आपको बताना है किसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं और सेंड करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। तो बेसिकली यहां पर वो कौन होगा, रिसीवर होगा, लिसनर होगा या सेंडर होगा। तो ऑब्वियस बात हो रही है मैसेज को सेंड करने की, है ना जी। बात किसकी हो रही है इस क्वेश्चन में, मैसेज को ट्रांसमिट करने की, मैसेज को सेंड करने की। सपोज आई एम टेलिंग टू यू, लाइक आई एम अंडरस्टैंडिंग ऑल द एमसीक्यूज टू यू, ओके, सो आई एम सेंडिंग सम मैसेजेस टू ऑल यू। सो यहां पर बेसिकली मैं मैसेज को आपको ट्रांसमिट कर रही हूं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, हु आई एम, लाइक रिसीवर, लिसनर और सेंडर। तो ऑब्वियस मैम द करेक्ट आंसर इज सेंडर ना। Clear? Because you all are the listeners, you all are the receivers who understands my point, which I want to convey. Okay? So hope you understand this thing. The C is the sender. Now, sender is a person who transmit the message, who sends the message, who forms the message. तो transmit, sends और forms कुछ भी आता है तो sender ही ये काम करता है। और जो मैसेज सुनता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है, फीडबैक सेंड करता है, दिस इज द रिसीवर। क्लियर? चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिसन्स और अंडरस्टैंड्स द मैसेज। अभी मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर कर दिया, क्वेश्चन दोनों तरीके से कैसे भी पूछ सकते हैं। तो वो पर्सन जो कि आपकी मैसेज को लिसन करता है, सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो कौन कहलाता है, रिसीवर, चैनल, सेंडर या नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियस करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, जल्दी लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में, दैट इज रिसीवर। तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन हमने सेंडर के लिए समझा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर अब मैंने बताया है रिसीवर के लिए। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां करवा रही हूं ना, कहीं नहीं मिलना है, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलना है। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी तगड़ी प्रिपरेशन करवा रहा है। शुरुआत से ही, मींस सेशन के स्टार्ट होते से ही हम हर चैप्टर के डीपीपीस को सॉल्व करेंगे ताकि आप हर चैप्टर के लिए इजीली प्रिपेयर हो सको और बोर्ड एग्जाम में आपको पैनिक होने की जरूरत ना हो, है ना। हम काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जिनके आने के 110% चांसेस है। तो यदि सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। इतने इंपॉर्टेंट सेशंस आपको मिल रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स आपको इतने प्यारे प्यारे तरीके से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन रीड करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाउ क्वेश्चन है, द डैश कन्वेज द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द डैश कन्वेज द मैसेज टू द सेंडर। कौन है जो कि सेंडर के थ्रू मैसेज को कन्वे करता है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, है ना। सेंडर को मैसेज कन्वे करता है फीडबैक के फॉर्म में, ओके, जिससे कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होती है, जिससे उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। सो ऑप्शन ए इज सेंडर, ऑप्शन बी इज एनवायरमेंट, ऑप्शन सी इज रिसीवर एंड ऑप्शन डी इज सर्कमस्टेंसेस। तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कम्युनिकेशन साइकिल, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बट एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है कि सेंडर जब भी कोई मैसेज सेंड करता है तो मैसेज सेंड करने के बाद किसी चैनल के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू वो मैसेज पहुंचता है रिसीवर तक। तो रिसीवर उस मैसेज को, जो सेंडर ने मैसेज कन्वे किया है, उसे समझता है, इंटरप्रेट करता है और यदि उसे अच्छे से समझ में आता है कि सेंडर उसे क्या बोलना चाह रहा है,
तो वो बदले में क्या करता है, उसको एक्नॉलेज करता है, उसको फीडबैक सेंड करता है, किसे, सेंडर को। सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, ये बेसिकली हमने डिस्कस किया है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हिंट आपको मिल गई, अब आंसर आपको अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या होगा। भाई जल्दी से जरा कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। इसको बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा कुछ इस तरीके से जा रहा है, द सेंडर कन्वेज मैसेज टू द रिसीवर। सपोज सेंडर ने कोई मैसेज कन्वे किया रिसीवर को, ओके। तो अब यहां पर जब रिसीवर क्या करेगा, कुछ फीडबैक सेंड करेगा, मतलब एक्नॉलेज करेगा सेंडर को उस मैसेज के बदले, मैसेज समझने के बाद, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या बोलेंगे, ये जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज रिसीवर, है ना जी, करेक्ट है, क्योंकि यहां पर रिसीवर ही होगा जो कि बेसिकली फीडबैक सेंड करेगा, सेंडर को मैसेज कन्वे करेगा, ओके। नाउ सेवेंथ इज अ डैश इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मैसेज। मैसेज को कौन ट्रांसफर करता है, ऑब्वियस मैम, सेंडर ट्रांसफर करता है ना। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो सेंडर रिसीवर से रिलेटेड है। कितने तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, क्यों मैंने एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लिए, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप करेक्ट आंसर करके आओगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहां पे वो पर्सन जो बेसिकली मैसेज को ट्रांसफर करता है ना, वो सेंडर होता है, लेकिन जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है वो क्या होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, लिसनर होता है, या चेंज होता है। तो ऑब्वियस मैम यहां पर जो भी सेंडर मैसेज फॉर्म करता है वो किसी ना किसी चैनल के थ्रू ट्रांसफर होता है ना। यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, हम चैनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन जो मैसेज फॉर्म करता है ही इज अ सेंडर, बट मैसेज जिसके थ्रू ट्रैवल हो रहा है, जैसे सपोज मैं आपको बोल रही हूं तो हम ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मींस का यूज करके, स्पीकर, कैमरा और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम यहां पर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? तो कैमरा और जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसीज, इंटरनेट, दिस ऑल आर द चैनल व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वे माय मैसेज टू यू ऑल। अंडरस्टैंड? तो चैनल क्लियर हुआ। जब आप ईमेल करते हो किसी को तो ईमेल एक चैनल होता है, क्योंकि आप तो मैसेज फॉर्म कर रहे हो, यू आर सेंडर, एंड जिस तक मैसेज पहुंच रहा है वो रिसीवर, और जिसका यूज आप कर रहे हो, जिसके माध्यम से मैसेज ट्रैवल हो रहा है, तो आइदर वो कोई रिटर्न वे हो सकता है, वो कोई ओरल वे हो सकता है, तो बेसिकली उसे हम चैनल कहते हैं। ओके, तो यहां करेक्ट आंसर क्या होगा डियर वंस, चैनल, नॉट चेंज, रिसीवर और लिसनर। क्लियर हुआ? अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, अ डैश हु फॉर्म्स अ मैसेज, यूज टू ट्रांसफर नहीं, हु फॉर्म्स अ मैसेज, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, तो हम यहां पर सेंडर सिलेक्ट करते हैं, यदि ऑप्शन में सेंडर होता तो। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। नाउ A is sending a message to B. A एक पर्सन है जो कि B को मैसेज सेंड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, घुमा फिरा के वही सारी चीजें पूछी जा रही हैं आपसे, बट इसको देखकर आप ये समझना, ये एनालाइज करने की कोशिश करना कि यहाँ पे A और B लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई पर्सन के नाम भी आ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली इन एमसीक्यूज। अंडरस्टैंड? तो ये बात ध्यान रखना कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही पूछे जाएंगे। तो A इज सेंडिंग अ मैसेज टू B। सपोज A एक पर्सन है जो कि B पर्सन को मैसेज सेंड कर रहा है, मतलब ऑब्वियस A इज अ सेंडर एंड B इज अ रिसीवर। मैम हमें ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर ना? तो A इज सेंडिंग सम मैसेज टू B पर्सन। Now who is receiver here? अब आपको ये बताना है कौन है रिसीवर। ऑब्वियस A sends some message to B person, that's why B is receiver. So देखो ऑप्शंस आपको क्या दिए हुए, A, B, both A and B and none of the above. तो कौन है रिसीवर? ऑब्वियस मैम B is the receiver. Then who is A? A कौन होगा? Who will है? तो A होगा सेंडर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपसे A के लिए भी पूछ सकते हैं, ओके या किसी स्टूडेंट्स के या पर्सन्स के नाम भी दे दिए जा सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? नाउ 9th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। डैश इज द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द मैसेज। डैश इज द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट। जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, तो रिसीवर उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, समझता है, एंड सेंड्स एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर, मतलब फीडबैक भेजता है रिसीवर को। ये हमने देखा, जिसे हम रेस्पॉन्स भी कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर उसे हम क्या कहेंगे, फीडबैक कहेंगे, बैकफीड कहेंगे, फीड कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया एंड होप आपने कमेंट सेक्शन में भी लिख ही दिया होगा, है ना जी? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, दैट इज फीडबैक। फीडबैक वो रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक वही एक्नॉलेजमेंट होता है जो सेंडर के मैसेज भेजने के बाद रिसीवर बदले में सेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं आपसे बार बार ये चीजें कह रही हूं कि एमसीक्यूज को आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको पता है कि इसका आंसर ही करेक्ट है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। यदि आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप सारे आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखते चलोगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। यदि आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो सो दैट मुझे ये पता पड़ पाएगा, ये मुझे पता चल जाएगा दैट आप सभी मेरे ये सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है और सारे आंसर्स आपको अच्छे से बन रहे हैं। ओके, सो आप जो भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे, दिस इज फीडबैक फॉर मी दैट रिसीवर्स, ऑल द लिसनर्स, ऑल द रिसीवर्स अंडरस्टैंड्स दैट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑल। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शंस में से देख के बता दो कौन सी कम्युनिकेशन की मेथड है। अभी हमने सारे सेंडर, रिसीवर, फीडबैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चंस कुछ मेथड्स पर बेस्ड है। तो 3 टाइप की मेथड्स पढ़ी थी, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल में 2 टाइप की मेथड देखी थी, ओरल और रिटन। इन सभी के एग्जांपल्स अच्छे से पता है कि नहीं? क्योंकि मैंने कहा था आपको, यदि आपको याद होगा, कि इनके एग्जांपल्स पर बेस्ड एमसीक्यूज 110% आते हैं। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, ये प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके सामने। ऑप्शंस में से देख के बताना है कौन सी इनमें से कम्युनिकेशन की मेथड है, फेस टू फेस, ईमेल, नोटिस और पोस्टर्स और ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। चाहे मैं बात करूं ओरल कम्युनिकेशन की, चाहे मैं बात करूं रिटन कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन में हम फेस टू फेस बात करते हैं, आइदर वी आर कॉल ऑन टेलीफोनिक वे, हम टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं या हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। तो जब आप स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, स्पीच वगैरह हो गई, ये सब क्या कहलाता है? ओरल कम्युनिकेशन। वहीं आप कुछ नोटिस लिखते हो, ईमेल लिखते हो, कोई लेटर एप्लीकेशन लिखते हो और फिर कम्युनिकेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, सो ये रिटन कम्युनिकेशन होता है ना? या फिर आप कोई ईमेल लिख रहे होते हो। तो दिस ऑल आर दी methods of communication और examples of some methods of communication। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, ईमेल, नोटिस रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। तीनों ही तो कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सभी ने ऑल ऑफ द अबव ही सोचा है ना, वही कमेंट किया है ना? ओके, सो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए बिफोर आई डिस्कस, बिफोर आई टोल्ड टू यू द आंसर, बिफोर आई टेलिंग द आंसर, आपको आंसर्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में। क्लियर? नाउ 11th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मेनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस? क्विकली यदि आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, यदि वो पर्सन जिनके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो अलग अलग लोकेशंस पर हैं, और उनसे क्विकली आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप इनमें से कौन से कम्युनिकेशन के मेथड्स का यूज करोगे? विच कम्युनिकेशन मेथड आर यू यूज्ड हियर? फेस टू फेस, ईमेल, नोटिस और पोस्टर्स और बिजनेस मीटिंग्स। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आपसे ही चाहिए कि यदि इमरजेंसी में आपको किसी के साथ क्विकली कम्युनिकेट करना है, किसी एक पर्सन से या किसी एक से ज्यादा पर्सन्स के साथ में कम्युनिकेट करना है, तो आप यहां पर किस मेथड का यूज करोगे जबकि वो पर्सन्स अलग अलग लोकेशंस पर प्लेस्ड हैं? तो ऑब्वियस हम यहां पर ईमेल का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल का, जिसमें आप एक से ज्यादा पर्सन्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, उनके मेल आईडी के साथ में उनको मेल सेंड कर सकते हो। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। Now, 12th question. Which of the following method is used to communicate when the same message has to go out a large number group of people? अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है। जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझना तो आपको डिफरेंस क्लियर होगा। इन प्रीवियस क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? वो पर्सन्स एक या एक से ज्यादा अलग अलग लोकेशंस पर प्लेस्ड है। ओके, तो हमें क्विकली कम्युनिकेट करना था तो हम ईमेल का यूज कर सकते थे। अब इन दिस क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो आपको बताना है कौन सी मेथड है कम्युनिकेशन की जिसमें एक सेम मैसेज को आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक भेजना है। तो आप यहां पे क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन का यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल से एक 1-to-1 फेस टू फेस कैसे मिलोगे? ऑब्वियस। ईमेल का यूज करोगे क्या? एक सेम मैसेज भेजना है, या नोटिस का, पोस्टर्स का यूज कर सकते हो, या आप बिजनेस मीटिंग्स का यूज करोगे? तो ऑब्वियस यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ क्वेश्चन भी क्लियर किया है। सो हियर वी यूज नोटिस
और पोस्टर्स, मतलब आप एक नोटिस सेंड करोगे और उस नोटिस को आप मल्टीपल पर्संस तक, कहीं हो सकता है कोई बिजनेस मीटिंग हो या हो कोई बिजनेस हो या हो सकता है कि कोई ऑफिस हो, कोई स्कूल हो जहां पे नोटिस बोर्ड होते हैं, तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा रहता है तो उसको बहुत सारे पर्संस, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स रीड कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स रीड कर सकते हैं। वैसे यदि हम बात करें किसी ऑफिस की, कंपनी की, तो वहां पर भी नोटिस बोर्ड्स होते हैं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस लगे होते हैं जिसके थ्रू सारे जितने भी इंप्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो एक सेम मैसेज को यदि आपको मल्टीपल पर्संस तक, लार्ज नंबर ऑफ पर्संस तक सेंड करना है तो बेसिकली हम यहां पर नोटिस का यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम हम यहाँ ईमेल का भी यूज कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे जो पर्संस है ना वो एक सेम ही प्लेस पर है। ओके, ऐसा नहीं बोला कि पर्संस आर डिफरेंट located on different various locations. Okay, so there is a difference between email and notices. Clear? Now 13th question is Ananya is the manager. देखो again the application based question is here. बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और इसका आंसर स्पेसिफिकली मैं आप सभी से चाहती हूं। क्या लिखा है? Ananya is the manager of a store and many workers are working under her. अनन्या एक स्टोर की मैनेजर है और बहुत सारे वर्कर्स जो है उसके अंडर वर्क कर रहे हैं। Okay, now which of the following method is effective to inform everyone about the change in duty hours? यदि हर एक वर्कर की ड्यूटी आवर्स में चेंज होता है तो अनन्या हर एक वर्कर को कैसे इंफॉर्म करेगी? फेस टू फेस, ईमेल के थ्रू या नोटिस के थ्रू या अगेन बिजनेस और मीटिंग के थ्रू? तो यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर वही होगा जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, दैट इज नोटिस, है ना। मींस कि यदि ड्यूटी में चेंज होता है वर्कर्स के तो उनको कैसे इंफॉर्म किया जा सकता है? बाय रिटन वे, बाय नोटिस यू कैन मैसेज देम कि आपकी जो भी नोटिस के थ्रू, जैसे स्कूल में आपको नोटिस नहीं मिलता है, हॉलीडे होता है या फिर आपकी स्कूल में कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बनता है, वॉट एवर थिंग्स हैपन, तो नोटिस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स को डिटेल में सारी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे नोटिस का यूज करेंगे। ओके, सो नोटिस इज द रिटन कम्युनिकेशन। ओके, और रिटन कम्युनिकेशन वैलिड होता है, लीगल होता है ना, जिसका प्रूफ होता है, जिसको फ्यूचर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन इज योर स्क्रीन, लाइक चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको कम्युनिकेशन के राइट मेथड को, करेक्ट मेथड को सिलेक्ट करना है। टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, अर्जेंसी और प्रायोरिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो कोई जब भी आप कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ तो यहां पर आप किस मेथड का यूज करोगे? मतलब आपको यदि किसी के साथ में कम्युनिकेट करना है क्विकली और अर्जेंट या कैसे भी, तो आप सबसे पहली जो मेथड होती है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो वो आपकी टारगेट कोई ऑडियंस होती है या कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसमें, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग, या अर्जेंसी और प्रायोरिटी बेसिस पर आप कम्युनिकेट करते हो या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस यहाँ पे आप जब भी किसी कम्युनिकेशन को हैपन करते हो, मींस जब भी आप किसी के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो देयर इज सम इमरजेंसी और सम प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई वी कम्युनिकेट टू समवन ना। आपको लगता है कि आपको इससे बात करना जरूरी है, इसे ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करना जरूरी है, वो आपके लिए प्रायोरिटी है, सो यू कम्युनिकेट विद देम। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कट। सो 14th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस में से देख के आपको बताना है यहाँ पे कि जो कम्युनिकेशन की सही मेथड होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो कुछ फैक्टर्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब उनमें से कौन सा सही फैक्टर है वो बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। सो ऑप्शंस क्या दिए हुए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सही आंसर कर दो क्योंकि ये हमने पढ़ा है। टारगेट ऑडियंस, कॉस्ट, अर्जेंसी और प्रायोरिटी या ऑल ऑफ द अबव। मींस कि आप किसी के भी साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो किस बेसिस पे कम्युनिकेट करते हो? क्या आपके पास में टारगेट ऑडियंस होती है जिनके साथ में आपको कम्युनिकेशन करना है, आपकी बात उन तक पहुंचानी है? जैसे मेरे सामने क्लास 10th के पूरी टारगेट ऑडियंस हैं, ओके, जिन्हें मुझे होल चैप्टर, होल आईटी पढ़ाना है डिटेल में। ओके, आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना है। सो दिस इज माय टारगेट एंड यू ऑल आर माय ऑडियंस और स्टूडेंट्स जो जिन्हें मैं बेसिकली पढ़ाने वाली हूं। ओके, सो एक राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हम इसे कह सकते हैं या नहीं? जल्दी बताओ, कह सकते हैं। कॉस्ट, इसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है या नहीं? कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व होता है या नहीं? तो हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मेथड्स पढ़ी थी, उनमें हमने कॉस्ट फैक्टर को पढ़ा था यदि याद हो तो। मींस यदि आप ईमेल करते हो तो आपके पास हार्डवेयर डिवाइस होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यदि आप किसी से कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ऑन पेपर यदि कम्युनिकेट कर रहे हो तो पेपर पेन होना चाहिए, सम लिटिल कॉस्ट इज इन्वॉल्व, तो कॉस्ट तो इन्वॉल्व होती है। ओके, एंड अर्जेंसी और प्रायोरिटी, ऑब्वियस जब किसी से आपको कोई अर्जेंट बात करनी हो, प्रायोरिटी
के अकॉर्डिंग आपको बात करनी हो, जैसे आपको अपने पेरेंट्स से कुछ इमरजेंसी में बात करनी है, अपने फ्रेंड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है इमरजेंसी में, तो बेसिकली आप वहां भी उसके साथ कम्युनिकेट कर लोगे, ओरली कम्युनिकेट कर लोगे, और इन रिटन वे यू कैन कम्युनिकेट. ओके, सो ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड while you communicate with someone according to their needs. Okay, so what is the correct answer? The correct answer is D, that is all of the above. क्वेश्चन ध्यान से समझना, ऑप्शन सही है, सारे सही हैं, आपके सामने हैं. कैसे सही है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. यदि थोड़ा सा भी डाउट हो रहा होगा तो अब आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा, है ना. सो जितने भी स्टूडेंट्स ने डी आंसर किया है, दे आर करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सुमन नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क. देखो, सुमन किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम करती है, अब उसको वहां से छुट्टी चाहिए. जैसे सपोज आप स्कूल से लीव लेते हो ना, बिल्कुल वैसे ही सुमन को भी लीव लेना है अपने वर्क प्लेस से. सो विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल शी यूज? अब वो लीव लेने के लिए अपने बॉस से या अपने जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उनसे लीव के लिए किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी. लीव लेना होती है तो आपको भी स्कूल में कुछ रिटर्न वे में देना होती है ना, एप्लीकेशन देना होती है ना रिटर्न वे में, कि नहीं? आपके स्कूल में भी ये रूल है ना, यदि आपको लीव चाहिए होती है तो आप रिटर्न एप्लीकेशन देते हो, चाहे आपको फीवर हो, चाहे व्हाट एवर हैपेंस, कोई अर्जेंट वर्क हो, आपको लीव एप्लीकेशन देनी होती है ना, स्कूल से. तो वैसे ही यदि हम कहीं वर्क प्लेस पर होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, तो हमें भी लीव एप्लीकेशन देना होती है. ओके, सो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? ईमेल का, पोस्टर का, न्यूज़लेटर का या ब्लॉग का. तो हम यहाँ पे बेसिकली रिटर्न कम्युनिकेट करेंगे, ये तो क्लियर है अच्छे से. ओके, तो सुमन भी यहाँ पर जो कम्युनिकेशन करेगी अपने हायर अथॉरिटी से, वो रिटर्न वे में ही होगा. तो अब वो रिटर्न वे में कोई पोस्टर क्रिएट करेगी क्या, या कोई न्यूज़लेटर बनाएगी, या कोई ब्लॉग क्रिएट करेगी, ब्लॉग लिखकर कम्युनिकेट करेगी? बिल्कुल नहीं. ऑब्वियस वो यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दिया है यहाँ पर, तो ऑब्वियस वो ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करेगी दैट शी इज ऑन लीव ऑन दैट डे. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ईमेल के थ्रू वो कम्युनिकेट करेगी अपने फर्दर अथॉरिटीज के साथ दैट उसको लीव चाहिए. ओके, तो ईमेल में वो अपना एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेगी, देन ईमेल सेंड कर देगी. क्लियर? सो ईमेल इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन? कौन सी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आपको बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलती है? मतलब कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट वेज में कम्युनिकेट हम कर सकते हैं, और इनके एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता है ना. तो यहां पे आपको बताना है कि बॉडी लैंग्वेज किस कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. ऑब्वियस आंसर आपको पता है, बट ऑप्शंस आपके पास में थोड़ी डिफरेंट है. जैसे फेस टू फेस बात कर लें, ईमेल की बात कर लें, ब्लॉग की बात कर लें, या पोस्टर की बात कर लें. तो ईमेल, ब्लॉग और पोस्टर ये तो रिटन कम्युनिकेशंस हो गए, और रिटन कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज कहां मैटर करती है? रिटन कम्युनिकेशन में कोई बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है. जब आप किसी के साथ फेस टू फेस बात कर रहे हो तब हम बोलेंगे कि आप किसी को देख रहे हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही है. मतलब आप उससे बातचीत भी कर रहे हो और साथ ही उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हैंड गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ये भी अफेक्ट कर रहे हैं उसके कम्युनिकेशन को. आई मेरी बात समझ में अच्छे से? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिसमें बेसिकली बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है. मतलब बात कर लें तो आपके हैंड गेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज मींस कि आपका आई कांटेक्ट, ओके, इज एवरीथिंग, दिस एवरीथिंग पॉइंट्स इंक्लूडेड इनटू द बॉडी लैंग्वेज, जो कि हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाली वीडियो देखी है ना आप सभी ने, उसमें मैंने बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. मतलब एक पॉइंट मैंने आपको यहां पढ़ाया था कि जो भी आप बोलकर कम्युनिकेट कर रहे होते हो मींस आपके वर्बल कम्युनिकेशन को इनहांस करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मतलब जब आप वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में बॉडी लैंग्वेज का यूज कर लेते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर लेते हो, देन योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव. ओके, नाउ 17th क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या दिया हुआ है. डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. इनमें से कौन सा कॉमनली यूज्ड वे है कम्युनिकेट करने का? मतलब पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सारी मेथड्स होती कम्युनिकेशन की, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन वे कौन सा है कम्युनिकेशन का? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग? देखो कम्युनिकेट हम अलग अलग तरीके से करते हैं. मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर. लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन वे क्या होगा? आप किसी चीज को पढ़कर कम्युनिकेट करते हो, किसी चीज को लिखकर कम्युनिकेट करते हो, या बोलकर कम्युनिकेट करते हो, या सुनकर कम्युनिकेट करते हो. तो ऑब्वियस मैम हम
इमरजेंसी में या क्विकली या सबसे ज्यादा कॉमन वे जो यूज कर लेते हैं किसी के भी साथ कम्युनिकेट करने का, वो स्पीकिंग होता है। मतलब ओरल कम्युनिकेशन इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप स्पोकन वर्ड्स के थ्रू किसी के भी साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो और कॉमन होता है ना। बस यहाँ पे लैंग्वेज का नोन होना, कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो स्पीकिंग इज द मोस्ट कॉमन वे थ्रू विच वी कैन इजीली कम्युनिकेट टू समवन। ओके, बाकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, दिस ऑल आर दी पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, बट स्पीकिंग इज कॉमन और इफेक्टिव वे। ओके, नाउ अब इफेक्टिव कैसे हुई? क्योंकि हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक के लिए हमें इंतजार नहीं करना होता है, फेस टू फेस बात करते हो तो जो आप बोल रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाता है ना तुरंत। ओके, तो इसलिए इफेक्टिव भी और कॉमन भी है। नाउ 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इंक्लूड्स साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। इनमें से कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन है बेसिकली जो साउंड को, वर्ड को, लैंग्वेज को, स्पीच को, तीनों को इंक्लूड करता है? वर्बल, नॉन वर्बल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अब आपको आंसर बताना है। वो कम्युनिकेशन वर्बल या नॉन वर्बल में से जो साउंड को इंक्लूड करता है, वर्ड्स को इंक्लूड करता है, आपके लैंग्वेज को इंक्लूड करता है और स्पीच को इंक्लूड करता है। तो ये जो चारों एग्जांपल है ये आपको दिख रहे हैं, किसके एग्जांपल है? आई होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया होगा। दैट इज वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में ही हम जिसका यूज करते हैं वो आपका ओरल और रिटन कम्युनिकेशन होता है। पता है ना, मैंने आपको समझाई थी दो चीजें, क्या कि वर्बल कम्युनिकेशन में आप स्पोकन वर्ड्स का और रिटन वर्ड्स का यूज करते हो। वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली वो टू टाइप्स का होता है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओके, इन वर्बल नाम से समझ में आ रहा है? ओके, तो वो कम्युनिकेशन जो आप है ना वर्ड्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेट कर रहे होते हो, अब उन वर्ड्स को आप बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो, या फिर उन वर्ड्स को आप लिख सकते हो, लिख कर भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर हम बात करें किसकी, रिटन वर्ड्स के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, अब इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं? इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं साउंड, मतलब जब आप कुछ बोल रहे हो तो ऑब्वियस साउंड प्रोड्यूस होगा। कुछ वर्ड्स का आप यूज करोगे, किसी लैंग्वेज में आप बोलोगे, हिंदी, इंग्लिश और एनी सम लैंग्वेज, और आप एक स्पीच भी प्रिपेयर कर सकते हो। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड विच इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। नॉन वर्बल में हम किसका यूज करते हैं? नॉन वर्बल में मैम हम बॉडी लैंग्वेजेस का, इमोशंस का, एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। सो बोथ ऑफ द अबव भी नहीं होगा और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर आपको अच्छे से क्लियर है, दैट इज वर्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट होमवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। दो फ्रेंड्स आपस में होमवर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क को लेकर डिस्कस करते हैं? ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स हैं। क्लास टीचर ने, क्लास में कोई सब्जेक्ट टीचर आई है, उन्होंने क्या होमवर्क दिया, आपने किया है, नहीं किया है, आप नहीं कर पाए तो आप उससे पूछते हो, आप एब्सेंट होते हो तो क्या होमवर्क दिया है पूछते हो। तो होमवर्क पे जनरली बच्चे डिस्कस करते हैं, है ना। तो टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट होमवर्क किसका एग्जांपल हुआ, किस टाइप के कम्युनिकेशन का? इंटरपर्सनल, रिटन, स्मॉल ग्रुप और पब्लिक। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के कम्युनिकेशन पढ़े थे। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल के अंदर फिर स्मॉल ग्रुप, डियाडिक और पब्लिक पढ़ा था, और एक इंट्रापर्सनल पढ़ा था। याद है कि भूल गए हो? याद है ना। नंबर ऑफ पीपल्स के अकॉर्डिंग देखो कितने नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी कम्युनिकेशन में। नंबर ऑफ पीपल्स के अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप के कम्युनिकेशंस देखे थे, यदि आपको याद हो तो। पहला हमने देखा था इंट्रापर्सनल, है ना, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा हमने डिस्कस किया था यहाँ पे इंटरपर्सनल। ठीक है, अब ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये बेसिकली अगेन 3 टाइप्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से 3 टाइप्स? डियाडिक, ठीक है, और हम बात कर लें स्मॉल ग्रुप, देन पब्लिक। तो ऐसे 3 टाइप में हमने इसको डिस्कस किया था। तो वीडियो यदि आपने देखा है तो आपको क्लियर होगा ये बात, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है ओनली 2 फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग, ओनली 2 लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इंट्रापर्सनल तो वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक खुद ही पर्सन अपने खुद से ही बात कर सकता है, वही सेंडर होता है, वही रिसीवर होता है। वाइल हम बात कर ले इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल में यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ 2 पीपल्स, 3 पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं, या मल्टीपल पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इंटरपर्सनल में कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो बेसिकली 2 पीपल्स के लिए ही होता है? ऑब्वियस डियाडिक। तो अब इसमें आप देखो आपको कौन सा
आंसर दिया हुआ है, रिटर्न होगा नहीं। स्मॉल ग्रुप में तो एक से ज्यादा पीपल्स होते हैं, पब्लिक में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये होगा आपका कौन सा, इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल का कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, डियाडिक। डियाडिक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन्स होते हैं जो आपस में बात करते हैं। क्या होगा, डियाडिक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन्स होते हैं, वो 2 फ्रेंड हो सकता है या फिर मदर और डॉटर हो सकती है, मदर या सन हो सकता है, हु एनीवेयर, जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई टीचर या एक स्टूडेंट हो सकता है, जो 2 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो डियाडिक। स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, एक लीडर होता है जो मल्टीपल पर्सन्स के साथ में, एक लाइक 4 to 10 पीपल्स होते हैं, एक स्मॉल ग्रुप में 10 लोग इंक्लूडेड है, तो उनसे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, है ना, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो ये बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप हुआ। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, आपके पब्लिक कम्युनिकेशन में स्पीच वगैरह आ जाता है, जो बेसिकली पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इतने क्राउडेड पीपल के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अनलिमिटेड पीपल्स आर देयर जिनके साथ में वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल्स ना, सो वो आपका पब्लिक स्पीचेस कहलाता है, पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। तो डियाडिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसके लिए होता है, ओनली 2 पर्सन्स के लिए होता है, जिसमें 2 पर्सन्स ही बात कर सकते हैं, सो वो इंटरपर्सनल कहलाता है। अब ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि ये क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअली किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, स्मॉल ग्रुप के लिए पूछ सकते हैं, पब्लिक के लिए पूछ सकते हैं, इंट्रापर्सनल के लिए पूछ सकते हैं। तो भाई यदि डेफिनेशन पता है कि क्या होता है इनके अंदर, बेसिकली कितने पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अब आप गलती नहीं करोगे ना, आंसर सही करके ही आओगे, ऑब्वियस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अमन इज राइटिंग एन ईमेल टू हिज बॉस फॉर लीव। अगेन अभी हमने देखा था सुमन ने क्या किया था, लीव एप्लीकेशन चाहिए होती उसको अपनी वर्क प्लेस से, तो सेम क्वेश्चन वैसा ही है कि अमन इज राइटिंग एन ईमेल टू बॉस फॉर लीव, दिस मैड ऑफ कम्युनिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये किस टाइप का एग्जांपल होगा, पब्लिक, स्मॉल ग्रुप, रिटर्न और इंटरपर्सनल। जल्दी बता दो जरा। अमन ईमेल करता है अपने बॉस को क्योंकि उसे छुट्टी चाहिए अपनी जॉब से, ठीक है, तो उसके लिए वो किस तरीके का कम्युनिकेशन बेसिकली हम इसे कहेंगे, पब्लिक बोलेंगे, स्मॉल ग्रुप बोलेंगे, रिटर्न बोलेंगे, इंटरपर्सनल। ऑब्वियस मैम, ईमेल किसकी कैटेगरी में इंक्लूड करते हो, ईमेल इज एन एग्जांपल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, यू नो वेरी वेल दिस थिंग ना, अभी तक तो आंसर लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में, इसका आपको अच्छे से पता है। सो द करेक्ट आंसर इज रिटर्न कम्युनिकेशन, ऑब्वियस, बिकॉज ईमेल इज द एग्जांपल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। ईमेल, नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, जिसमें आप चीजें लिखकर कम्युनिकेट करते हो, कुछ सेंटेंसेस को फॉर्म करते हो, कुछ वर्ड्स का यूज करते हो, आर्टिकल्स का यूज करते हो, प्रॉपर ग्रामर, रूल, सेंटेंसेस का यूज कर रहे होते हो। ओके, सो रिटर्न कम्युनिकेशन इज द एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल मीडिया चैट्स, रिपोर्ट्स, एसएमएस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो सोशल मीडिया पे आप चैट करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करते हो, बेसिकली वहां पे आप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, आप कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हो, एसएमएस सेंड करते हो, मिलते हैं आपको कुछ एसएमएस, तो बेसिकली ये किस टाइप की कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, पब्लिक कम्युनिकेशन इसे हम कह सकते हैं, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं, या इंटरपर्सनल। तो अभी ईमेल हमने देखा था, ईमेल एक रिटर्न कम्युनिकेशन था, सिमिलरली ये भी किस टाइप का एग्जांपल होगा, ऑब्वियस मैम ये भी रिटर्न कम्युनिकेशन ही होगा ना। आप मैसेज जो सेंड कर रहे हो टेक्सचुअल फॉर्मेट में सेंड कर रहे हो, कुछ इमोजीज भेज रहे हो, कुछ इमेजेस वगैरह भी ऐड कर रहे हो, बेसिकली यदि एसएमएस की रिपोर्ट्स की बात करें तो वो भी रिटर्न फॉर्मेट में ही हम प्रिपेयर करते हैं ना। सो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, अगेन रिटर्न कम्युनिकेशन। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। Communication in which more than 2 people are involved and each participant can interact with each other is an example of। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कम्युनिकेशन जिसमें मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा पीपल इन्वॉल्व होते हैं, 2 पीपल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो इंटरपर्सनल का डियाडिक कम्युनिकेशन होता है। अब जिसमें 2 से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट इंटरैक्ट करता है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के साथ में, क्योंकि 2 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहेंगे, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे, रिटर्न कम्युनिकेशन कहेंगे, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। तो ऑब्वियस आपको ये अच्छे से पता है कि जब नंबर ऑफ पीपल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब 2 लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरपर्सनल में 3 टाइप की कम्युनिकेशन हो गई, डियाडिक, स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक। तो पब्लिक कम्युनिकेशन आपको पता है मोर देन स्मॉल ग्रुप, मतलब स्मॉल ग्रुप से भी ज्यादा जब पर्सन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग्स होती हैं, उसमें जब आप कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल्स की बात कर रहे हैं। और इंटरपर्सनल में 2 लोग हो गए, तो भाई बचा क्या, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। बी ना, दैट इज स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप में ही 2 से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में
40 स्टूडेंट्स हैं और 10-10 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप क्रिएट कर दिए हैं और चारों ग्रुप में टीचर ने कोई प्रोजेक्ट असाइन किए हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे जो ये स्मॉल ग्रुप क्रिएट हुए हैं जिनमें 10-10 स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली ये 10 स्टूडेंट्स एक स्मॉल ग्रुप में हैं और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके डिस्कस करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करना है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या डिजाइन आप फॉलो करने वाले हो, क्या प्लानिंग आप फॉलो करने वाले हो, एंड एवरीथिंग। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन अभी क्लियर है ना अच्छे से, जिसमें मोर देन 2 पीपल्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। डैश टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग। ओके, देखो दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पीपल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। तो जो लार्ज गैदरिंग में पर्संस होते हैं और जब वो आपस में किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, मतलब लार्ज गैदरिंग है और कोई एक लीडर या कोई एक पर्सन कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो सेमिनार्स वगैरह में एक पर्सन होता है जो बेसिकली अपने टॉपिक को पीपीटीज के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा होता है और बहुत सारे पर्संस वहां पे बैठे होते हैं। सपोज अभी कोई पॉलिटिशियन यदि कोई स्पीच दे रहा होता है तो लॉट ऑफ पीपल आर देयर, लार्ज गैदरिंग होती है। तो बेसिकली इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, रिटन या इंटरपर्सनल। तो ऑब्वियस आपको पता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन 2 लोगों के लिए, रिटन कम्युनिकेशन जब आप लिखकर किसी वर्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो स्मॉल ग्रुप में, नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था 10 पीपल्स आर इन्वॉल्वड इन वन ग्रुप, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसमें लार्ज गैदरिंग होती है। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, ए, दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। होपफुली आपने आंसर लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में, है ना। मैं चेक करूंगी ईच एंड एवरी वंस आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। देखो जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलना है। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, है ना। मैं चाहती हूं कि हर एक चैप्टर से हम इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लें कि कैसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेना तो आप अटेम्प्ट करके आ जाओ। बिल्कुल शुरुआती दौर से, वही जो मैंने आपको लाइन कही थी, 0 से हीरो बेसिकली मुझे आपको बनाना है। ओके, मतलब कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे ना तो आप लिखकर सही सही अटेम्प्ट करके आओगे। ओके, तो आफ्टर दिस सेशन आई विल चेक योर कमेंट सेक्शन, जहां पे मैं इंडिविजुअली स्टूडेंट को देखूंगी कि भाई कौन स्टूडेंट ने कमेंट किया, मींस कि यस यू आर लिसनिंग मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, लाइक जो भी मैं आपको समझा रही हूं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 2 people टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फोन और वीडियो कॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 2 पर्सन जो आपस में फोन पर वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे होते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बेसिकली बात कर रहे हैं, तो इट इज पब्लिक, स्मॉल ग्रुप, रिटन और इंटरपर्सनल। जल्दी बता दो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे तीनों तरीके के लिए पूछ लिया है। पब्लिक कम्युनिकेशन का हमने देख लिया, रिटन कम्युनिकेशन का देख लिया, स्मॉल ग्रुप का भी देख लिया, और अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 पर्सन जब टेलीफोनिक बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहेंगे उससे, मैम ऑब्वियस इंटरपर्सनल। यदि यहाँ पर डियाडिक भी दिया होता ना तो भी करेक्ट होता, इसलिए ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर क्या दिया होता आपको, डियाडिक कम्युनिकेशन भी दिया होता तो ये करेक्ट होता, यदि इंटरपर्सनल नहीं दिया होता तो। डियाडिक कम्युनिकेशन इज ऑल्सो फॉर ओनली 2 पीपल, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए बढ़े आगे। नाउ नेक्स्ट इज सिमरन इज गोइंग टू स्पीक इन मॉर्निंग असेंबली इन हर स्कूल। अब हर एक स्टूडेंट के स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है, बोलना मत नहीं होती है ना। यस, तो मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है भाई, मॉर्निंग असेंबली में बहुत सारे स्टूडेंट्स गैदर होते हैं असेंबली के लिए, एंड कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और असेंबली करवा रहे होते हैं, प्रेयर करवा रहे होते हैं, है ना, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, राइट। तो सिमरन इज गोइंग टू स्पीक इन मॉर्निंग असेंबली इन हर स्कूल। अब सिमरन को मॉर्निंग असेंबली में कुछ स्पीच देना है या कुछ कन्वे करना है मैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शी शुड फोकस ड्यूरिंग हर स्पीच। अब अपने स्पीच में उसको किन पॉइंट्स को फोकस करना होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होंगे बट करेक्ट आंसर आपको पता होगा। घुमा फिरा के पूछा तो एक ही बात है ना आपसे। चलिए, शी शुड नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस। अब उसको उस स्पीच में सेंटेंसेस को बार बार रिपीट नहीं करना है। शी शुड बी कॉन्फिडेंट, स्पीच देते टाइम असेंबली में सारे स्टूडेंट्स के सामने कॉन्फिडेंट रहना है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड बी अटेंटिव। आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर्ली सारे स्टूडेंट से मेंटेन करना है, सीधे खड़े रहना है, स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट रहना है, और अटेंटिव रहना है कि सारे स्टूडेंट्स उसकी बात सुन भी पा रहे हैं कि नहीं, वो सही स्पीच दे रही है कि नहीं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो उससे अपने स्पीच में जो बात उसको कहनी है मॉर्निंग असेंबली में, उसमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है।
ऑब्वियस आपको पता होगा अब तो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो बताओ जल्दी से, क्या शी शुड बी कॉन्फिडेंट, उसको कॉन्फिडेंट रहना होगा। दूसरा, सेम सेंटेंस को बार बार रिपीट नहीं करना है, अदरवाइज कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा, दे आर अनअटेंटिव ना। और थर्ड थिंग कि जब भी वो बोल रही होगी अपने सेंटेंस को तो प्रॉपरली वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखना होगा, मतलब प्रॉपर बॉडी गैस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज उसका सही होना चाहिए, आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, सीधे खड़े होकर उसको बोलना है, साथ ही अननेसेसरी मूव नहीं करना है और अटेंटिव रहना है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल आप सभी को अच्छे से पता है, ऑप्शंस में से देख के बताना है कौन सा ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। कमेंट सेक्शन इज योर, जल्दी से बता दो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर, लेटर, फोन कॉल और ईमेल। ऑब्वियस मैम, न्यूज़पेपर रिटर्न वे में होता है, लेटर भी आपको रिटर्न वे में मिलता है, ईमेल भी आप लिखते हो रिटर्न वे में होता है। तो न्यूज़पेपर, लेटर, ईमेल आर रिटर्न कम्युनिकेशन। एंड फोन कॉल पे जब आप बात करते हो तो आप कुछ लिखकर तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो फोन कॉल पे आप ऑब्वियस बोलकर कम्युनिकेट करते हो ना। सो दिस इज ओरल कम्युनिकेशन। सो फोन कॉल, टेलीफोनिक कॉल, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा तो वो आपका क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल होगा, जिसमें आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड oral communication examples. Now 27th question is, what are the types of words we should use for verbal communication? Verbal communication के लिए आप इनमें से किस टाइप के वर्ड का यूज करते हो? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक्रोनिम्स, सिंपल, टेक्निकल या जार्गन्स। तो अब आपको जल्दी से बताना है कि जब आप ओरली कम्युनिकेट करते हो तो इनमें से किन वर्ड्स का आप यूज करोगे। एक्रोनिम्स का यूज करोगे, मींस हम बात कर लें ऑपोजिट वर्ड्स का, कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज करोगे, या जितना ज्यादा हो सकता है सिंपल वर्ड्स का यूज करोगे या जार्गन्स का यूज करोगे। तो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग फॉर आंसर कि यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन में जो आपके वर्ड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सिंपल, एक्रोनिम्स टाइप या समथिंग लाइक दिस। तो ऑब्वियस जितना सिंपल आप कम्युनिकेट करोगे, जितने सिंपल वर्ड्स आप यूज करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन होगा। While you communicate in oral way or in written way, use simple words and keep concise। मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है वो शॉर्ट एंड स्वीट हो और सिंपल वर्ड्स हो, तो बस इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और जितना ज्यादा आप डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करोगे, जितना ज्यादा आप मैसेज को लेंथी करोगे, उतना ही वीक आपका कम्युनिकेशन होगा। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज सिंपल। नाउ व्हाई डू वी यूज ईमेल्स? अब जल्दी से बता दो भाई, ईमेल्स का यूज क्यों करते हैं? ऑब्वियस मैम, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द फुल फॉर्म, और ईमेल का यूज करते हैं ताकि आप किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू ईमेल इन रिटन वे, है ना। जो पर्सन आपसे जियोग्राफिकल रेंज में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो आप उससे ईमेल के फॉर्मेट में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे पहले पोस्ट लेटर्स हुआ करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स में। एक से ज्यादा पर्सन्स को आप ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। एक सेम मेल को आप कार्बन कॉपी के साथ में या बीसीसी के साथ में क्रिएट कर सकते हो। बस ईमेल के लिए आपको जरूरत होती है ईमेल एड्रेस की, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस की, है ना। जैसे पोस्ट लेटर में हमें घर के एड्रेस की जरूरत होती थी, यहां पर हमें इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस की जरूरत होती है। ओके, इसको आप फ्यूचर यूज के लिए सेव भी करके रख सकते हो। ईमेल के साथ में आप किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हो, चाहे कोई ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो। बहुत सारे बेनिफिट है मैम ईमेल के, है ना। सो व्हाई डू वी यूज ईमेल? अब ऑप्शंस आपके सामने, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। टू कम्युनिकेट विद मेनी पीपल एट सेम टाइम, to share documents and files, to talk to each other in real time, और to keep a record of communication। आपको कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखना है या आपको रियल टाइम में, ईमेल का मतलब होता है कि रियल टाइम में आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, या आपको कोई डॉक्यूमेंट या फाइल शेयर करना है इसलिए आप ईमेल कर रहे हो, या टू कम्युनिकेट विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम, या सेम टाइम पे आपको एक से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में आप इसका करेक्ट आंसर बताओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन होप आपको सही आंसर पता चल गया होगा क्योंकि मैंने समझा दिया है। तो लिख दिया आंसर। सो करेक्ट आंसर होगा टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। देखो, ईमेल का मेन मोटिव होता है कि कम्युनिकेट तो आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। आप टेलीफोनिक कम्युनिकेट कर सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज कर सकते हो, बट जब बात आती है एक प्रॉपर ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन की, जिसमें आपको कुछ फाइल भी शेयर करना है, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो हम बेसिकली ईमेल का यूज कर लेते हैं। ओके, बाकी अदर थिंग्स के थ्रू आप ईमेल या डॉक्यूमेंट या फाइल्स को शेयर नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ 29th question, dash is the exchange of information or messages without using any spoken or written word। आपको बताना है यहाँ पे
डैश इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो बिना कोई वर्ड बोले या बिना कोई वर्ड लिखे, मतलब विदाउट ओरली और विदाउट रिटन वे में, without verbally if you are communicating with someone, if you are exchange your information, so this type of communication is known as, video देखा है ना, non verbal communication का, so this type of communication is known as non verbal communication. You know about this thing, जिसमें हम कोई भी words बोलकर communicate नहीं करते, we are only communicate with the expressions, our body language, emotions. Okay, so what is the correct answer? Non verbal communication is the correct answer, in which we use no any words, which we use only expressions, your facial expression, your eye contact, your body gestures and postures. Okay, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Raising a hand to greet or say goodbye is an example of. किसी पर्सन को यदि आप हाथ रेज करके हाई करते हो, या कोई आपका फ्रेंड जा रहा होता है तो उससे आप इस तरीके से बाय करते हो, गुड बाय कहते हो, तो बेसिकली ये बिना बोले आप इस तरीके से उसको हाई और बाय कर रहे हो बिना बोले. तो ये किस टाइप के कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया. नॉन वर्बल, वर्बल, रिटन और नॉन ऑफ द अबव. जल्दी बता दो किसका एग्जांपल है ये? मैम नॉन वर्बल का एग्जांपल है ना जी, क्योंकि नॉन वर्बल में हम बॉडी गेस्चर्स और पोस्चर्स का यूज करते हैं विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड. योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर बॉडी गेस्चर्स एक्सप्लेन्स एवरीथिंग ना. नाउ नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करता है? देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कितने तरीके से आपसे पूछे हैं. आप सिर्फ ये चीज मत देखो कि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं, आप ये देखो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस कितने तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. उसके एग्जाम्पल पे बेस्ड, उसके डेफिनेशन पर बेस्ड, उसके एग्जाम्पल के साथ में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो आप. तो अगेन गैस्चर्स को, एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेज को, ऑल ऑफ द अबव. ऑब्वियस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ वर्ड्स. इन प्लेस ऑफ वर्ड्स वी यूज गैस्चर्स, पोस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सारी चीजों का हम यूज करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी से द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. है ना? मजा आ रहा है ना सेशन में? जल्दी बता दो आपको कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं. कहां पर? सिर्फ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर. कहीं और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इस तरीके से इतना डीप स्टडी करवा रहा होगा. ओके, इवन आईटी सब्जेक्ट की, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बाकी सारे सब्जेक्ट में तो आपको मिल ही रहा है, वो तो आपके मेन सब्जेक्ट है ही. बट आईटी जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बेसिकली 10th में आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग और स्कोपिंग भी है. राइट, यू नो वेरी वेल दिस थिंग. बेस्ट ऑफ 5 का नाम सुना है ना? नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इस पे भी आपको एक सेशन बना के दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी या शॉर्ट बना दूंगी जिससे आपको पता चल सके. चलिए, सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Which of the following is not a non-verbal communication? अभी तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन देखे, अब ऑप्शंस में से बताना है कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है. भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, अदरवाइज गलत वलत मत टिक करके आ जाना, है ना? ये नॉट को इग्नोर मत कर देना. Which of the following is not a non-verbal communication? गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, पोस्टर या फेशियल एक्सप्रेशन. तो देखो फेशियल एक्सप्रेशन तो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज भी होता है, पोस्चर्स भी आपकी बॉडी के बताते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को. कोई पोस्टर जो होता है, कुछ इस तरीके का पोस्टर होता है ना जिसमें कुछ इमेज वगैरह बनी होती है, कुछ कंटेंट लिखा होता है, तो पोस्टर कोई एक्सप्रेशन है, कोई बॉडी लैंग्वेज है नहीं ना. तो ये एक टाइप का विजुअल कम्युनिकेशन है जिसमें कुछ इमेजेस वगैरह बनी हुई है जिसको देखकर आप कुछ कम्युनिकेट कर पा रहे हो. Which is not a non-verbal communication, which is visual communication. Visual communication में मैं ग्राफ, चार्ट, पोस्टर्स, इमेजेस, कुछ साइंस, इनके बारे में पढ़ा था ना, जिसको देखकर आप कुछ चीजें समझते हो. इमेज को देखकर हम प्रोसेस करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, किसी मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. सो करेक्ट आंसर क्या होगा डियर वंस? पोस्टर. देखो पोस्टर और पोस्टर दोनों में डिफरेंस है, दोनों स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे पोस्टर मतलब बॉडी पोस्चर्स की बात कर रही हूं मैं. जैसे मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूं तो माय पोस्चर इज लाइक दिस एंड दिस इज पोस्टर. अंडरस्टैंड दिस थिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं. 33 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना आपको भूलना नहीं है. व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज. जब आप वर्बली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आप यूज करते हो किसका? डिफिकल्ट वर्ड्स का, सिंपल वर्ड्स का, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का या एब्रिविएशंस का. ऑब्वियस मैम बहुत इजी सा क्वेश्चन है. कैसा क्वेश्चन है ये? इजी है ना? जल्दी लिख दो कमेंट सेक्शन में. वी आर यूजिंग सिंपल वर्ड्स. अभी ये क्वेश्चन हमने देखा था ना
कि आप जितना सिंपल, स्वीट और प्रिसाइज वे में कम्युनिकेट करोगे, शॉर्ट सिंपल वे में कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, है ना। चलिए, क्लासरूम टीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, आपकी क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रही होती है एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीड बाय वन टीचर, सो हम बोलेंगे इस टाइप की स्टडी को जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा होता है, बेसिकली किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। तो क्लासरूम टीचिंग किसका एग्जाम्पल है, वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल या नन ऑफ द अबव, जल्दी बता दो। बहुत बार मैंने मेरा ही एग्जाम्पल ले लेकर आपको बताया है कि मैं सपोज आपको पढ़ा रही हूं यहां पर, ठीक है, विच इज आवर वर्चुअल क्लास, है ना, हम वर्चुअली मिल रहे हैं। तो बेसिकली इस वर्चुअल क्लास में जो हम समझ रहे हैं एक दूसरे की बातों को, ये किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, या इन योर स्कूल क्लासरूम टीचिंग की बेसिकली यहां बात कर रहे हैं। तो क्लासरूम टीचिंग किसका एग्जाम्पल है, वर्बल का, रिटन का, नॉन वर्बल का। क्लियरली जल्दी सामने आपके आंसर है, लिख दिया कमेंट सेक्शन में। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियस वर्बल कम्युनिकेशन ना। इन क्लासरूम टीचिंग योर टीचर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट्स, योर टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक और चैप्टर, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ऑब्वियस you understand, then you appreciate your teacher or you acknowledge your teacher. If you have any doubt, then you stand and tell your doubt, then your teacher clear your doubt. Okay, so this is the process in which you communicate your teacher orally. Okay, so हम क्या बोलेंगे, verbal communication is the example of classroom teaching is the example of verbal communication. ठीक है, understand? चलिए, 35th question, when we greet someone by raising waving hand, सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा ही थोड़ा सा, पर देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका। यदि आप किसी को ग्रीट कर रहे हो लाइक दिस वे, और देन वी आर कम्युनिकेटिंग बाय नॉन वर्बल मैथड, या आप किसी को हैंडशेक करते हो व्हेन यू फर्स्ट मीट विद समवन, सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये हमें अच्छे से पता है मैम, क्योंकि हम यहाँ किसी तरीके का वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं। सो देन वी आर कम्युनिकेटिंग बाय नॉन वर्बल मैथड यूजिंग, जिसमें आप किसका यूज कर रहे हो, आई कॉन्टैक्ट का, एक्सप्रेशंस का, बॉडी गेस्चर्स का, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस यहां पर आप ग्रीट कर रहे हो किसी को हैंड वेव करके, तो बॉडी पोस्चर्स का यूज हो रहा है, आई कॉन्टैक्ट का यूज हो रहा है, या एक्सप्रेशंस का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, या ऑब्वियस मैम बॉडी गेस्चर्स का यूज हो रहा है ना, यू आर वेविंग योर हैंड, सो बॉडी गेस्चर्स आपके डिपिक्ट कर रहे हैं दैट यू आर वेविंग योर हैंड, दैट यू आर सेइंग सम हाय और हेलो टू योर फ्रेंड और समवन। ओके, so what is the correct answer, gesture is the correct answer. Now we can show our happiness or sadness to others by our, आप अपनी हैप्पीनेस और अपनी सैडनेस किसी को शो करते हो कैसे, आप बोल बोल के बताते हो आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, नहीं, है ना, बोल भी सकते हो, बट बिफोर स्पीकिंग आपके एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस, सारी चीजों को बता देते हैं। इफ यू आर हैप्पी, सो मच हैप्पी, then you are too excited, you are too happy, है ना, a big smile on your face which express that you are too happy, है ना। Similarly, if you are sad, then you are too upset, your mood is too upset, you are irritating while someone is there, okay, you are angry sometimes if you are sad, so your facial expression depict this thing, or postures or touch or none of the above. Obvious, your facial expressions depict all the your happinesses or your sadness. क्लियर। तो आप जब खुश होते हो तो आप एक अलग एक्साइटमेंट में होते हो, है ना, मीन्स कि आपके एक्सप्रेशन से सारी चीज बता देते हैं, ठीक है। और जब आप सैड होते हो तो आपका फेस डाउन होता है, आपकी जो हम बोल सकते हैं एक्टिवनेस जो होती है आपकी बॉडी में वो भी नहीं दिख रही होती है व्हाइल वी सैड ना। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं बेसिकली वो सब चीजें डिपिक्ट करते हैं। आप जब घर जाते हो, आप बहुत खुशी खुशी घर जाते हो, तो आपकी मदर आपको देख के ही समझ जाती है कि आज स्कूल में कुछ हुआ है, या तो टीचर ने तारीफ करी है, या कोई नया फ्रेंड बना है, या व्हाटएवर, दैट्स व्हाई ही और शी इज वेरी हैप्पी। और यदि आप किसी दिन सैड होके घर जाते हो तो आपकी मदर आपका फेस देख के समझ जाती है कि आज या तो इसने कुछ होमवर्क नहीं किया, या टीचर ने डांट पीटी, या किसी से लड़ाई करके आया है, व्हाटएवर द थिंग, क्योंकि आप सैड हो। तो द फेशियल एक्सप्रेशन डिपिक्ट्स एवरीथिंग, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप आप इसका आंसर इजीली कर ही पाए होंगे, हम पढ़े हैं बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को। नाउ बीटिंग नेल्स शोज, देखो दिस इज अगेन वी कैन से अ बॉडी गेस्चर और पोस्चर जो क्या शो करता है। बीटिंग नेल्स क्या शो करता है, नाखून खाना, मतलब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है जब इस तरीके का चीज होता है, या जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, एंगर होता है तब, या कोई बहुत ज्यादा नर्वस होता है, या बहुत ज्यादा कोई कॉन्फिडेंट होता है। तो बीटिंग नेल्स जो हम बोल सकते हैं एक्टिविटी है, या बीटिंग नेल्स जो सिचुएशन होती है,
वो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन कब करता है? जब वो खूब बहुत ज्यादा खुश होता है, गुस्से में होता है, नर्वस होता है, या कॉन्फिडेंट होता है। ऑब्वियस आप सभी को अच्छे से पता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नर्वसनेस। जब बहुत ज्यादा कोई नर्वस हो जाता है तो ये एक हम बोल सकते हैं एक एक्सप्रेशन होता है, एक गेस्चर होता है बॉडी का, जो बेसिकली नर्वसनेस में शो होता है। जैसे हैप्पीनेस में आपके फेस पे बड़ी स्माइल होती है, आप जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो तो आप कीप स्ट्रेट और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में बात करते हो, चलते हो, है ना, आपके एक्सप्रेशंस ही अलग बता देते हैं। बिल्कुल वैसे बीटिंग नेल्स किसको शो करता है कि आप जब नर्वस होते हो तब बेसिकली आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वॉकिंग विद अ स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज। जब आप स्ट्रेट बॉडी रखकर वॉक कर रहे होते हो तो ये किसे शो करता है? हैप्पीनेस को, एंगरनेस को, नर्वसनेस को, कॉन्फिडेंस को। अभी मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना। तो डिफरेंट बॉडी गेस्चर्स आर देयर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेथड होगा, कौन सा एक्सप्रेशन होगा जिसके बेसिस पे ये एक्टिविटी होगी। ओके, एंड दिस ऑल आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स है। तो चलिए जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कि इफ यू आर वॉकिंग विद अ स्ट्रेट बॉडी posture, so we can say it is shows happiness, angerness, nervousness और confidence। तो nervousness तो शो नहीं होगा, nervousness में इंसान एकदम straight नहीं चलता है ना, कुछ सोचते हुए चलता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो सकता है तब जरूर वो एकदम स्ट्रेट और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में चलेगा। गुस्सा होगा, एंगर होगा तब भी नहीं, और मे बी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा तो वो उछलता कूदता हुआ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? सो करेक्ट आंसर इज दैट इज कॉन्फिडेंस। जब किसी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है ना तो वो पर्सन हमेशा स्ट्रेट रहता है और हम बोल सकते हैं कि उसके फेस पे ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। ओके, अपनी बात पर इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस रहता है, इतना ज्यादा सटीक रहता है कि उसको पता है कि जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूं। दुनिया का कोई चीज नहीं है जो इसे गलत साबित कर सकता है, क्योंकि वो 100% श्योर होता है। एक ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है और एक कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है ना। दोनों चीज में डिफरेंस है। देयर इज अ कॉन्फिडेंस। नाउ 39th, विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू। विजुअल कम्युनिकेशन में जो मैसेजेस इंटरचेंज होते हैं, देखो ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन में तो वर्ड्स के थ्रू मैसेजेस इंटरचेंज होते हैं और रिसीवर और सेंडर एक दूसरे को समझते हैं। नॉन वर्बल में बॉडी गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू। वहीं विजुअल कम्युनिकेशन की बात करूं तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल बताया था, पोस्टर और पोस्चर में। आई बात याद? तो यहां पर विजुअल कम्युनिकेशन में हम किन चीजों को देखकर कम्युनिकेट कर पाते हैं, चीजों को देखकर एनालाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ऑब्वियस वो चीजें क्या होंगी? इमेजेस, एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर्स। ऑब्वियस मैम वो इमेजेस होंगी, कुछ इमेजेस, ग्राफ, चार्ट्स, कुछ पिक्चर्स, है ना। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। सो दीज आर द इमेजेस इज द करेक्ट आंसर, थ्रू विच वी रिकॉग्नाइज द इमेजेस, और हम उन इमेज को देखकर कुछ समझते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल यदि मैं बताऊं तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल, जब आप कहीं ड्राइव कर रहे होते हो तो रोड पर जाते हो तो आपको कुछ पिक्चर्स दिखते हैं, है ना। जैसे ड्राइव स्लोली का कोई पिक्चर लगा होता है, पार्किंग, नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है। उनको देखकर आपको समझ में आता है कि आपको अब उन पिक्चर्स को देखकर कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है। नो पार्किंग है तो आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है, पार्किंग में ही गाड़ी लगानी है ना। कहीं पे लिखा हुआ है ड्राइव स्लोली तो मीन्स आगे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, हो सकता है रास्ता खराब है तो आपको धीरे धीरे जाना है। आपको वो देखकर चीजें समझ में आ रही है ना। सो वी कैन से इन विजुअल कम्युनिकेशन वी प्रोसेस द इमेजेस, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस को प्रोसेस करता है, इमेज को देखकर सीखता है, समझता है कि इमेज आपसे क्या कहना चाह रही है। ओके, तो यहां कोई वर्ड्स नहीं होते, कोई बॉडी गेस्चर, पोस्चर कुछ भी नहीं होता है। इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स आर देयर, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज आर देयर, और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन इमेजेस, ग्राफ्स, चार्ट्स आर देयर। क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव और गुड फेशियल एक्सप्रेशन। इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा पॉजिटिव और गुड फेशियल एक्सप्रेशन को डिपिक्ट करता है। ठीक है, फ्रॉनिंग व्हाइल कंसंट्रेटिंग, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग कॉन्टिन्यूअसली, या रोलिंग अप योर आईज। जल्दी बताओ, एक गुड फेशियल एक्सप्रेशन हम किसे कहेंगे? ऑब्वियस मैम, जिसमें आप अपना आई कॉन्टैक्ट बेसिकली मेंटेन कर रहे हो। अगर मैं आपको प्रॉपरली कैमरा में देखकर नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब मैं आपके साथ में प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूं, यदि मैं आपको इधर उधर कहीं भी देखकर पढ़ाऊंगी तो क्या आप जो मैं बोल रही हूं वो समझ पाओगे? नहीं ना। तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग विद समवन इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, आइदर वर्बली और नॉन वर्बली। इफ योर आई कांटेक्ट इज मेंटेन्ड
दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मीन्स कि आप रिसीवर को समझा पा रहे हो जो आप बोलना चाह रहे हो। ओके, सो मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज कंपल्सरी और नेसेसरी। क्लियर? सो दीज आर दी रॉन्ग आंसर्स एंड बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What does an upright body posture convey or show? एक upright straight body posture क्या convey करता है? That pride, professionalism, confidence और humility। अभी हमने डिस्कस किया था, if you are walking correctly or straight in your body, in the form of your body language, or we can say if you are standing straight or show your point or speak or tell your point confidently, so this shows your pride, this shows your professionalism, this shows your confidence or this shows your humility। obvious ma'am, this shows your confidence, है ना? clear? now बढ़ते हैं आगे 42 क्वेश्चन की तरफ। which of this is not an appropriate non-verbal communication at work? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछा है कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्क प्लेस पर नहीं है। नॉट, ध्यान रखना, नॉन वर्बल नहीं है। कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट्स व्हाइल टॉकिंग, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो अपना हाथ पॉकेट में रखकर बात कर रहे होते हो। टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड, एक मॉडरेट स्पीड पर बात कर रहे हो, या स्ट्रेट एकदम बैठे हुए हो सीटिंग स्ट्रेट, या टिल्टिंग हेड अ बिट टू लिसन। ओके, या आप अपने हेड को टिल्ट कर रहे हो सुनने के पर्पज से, जैसे समथिंग आप इस तरीके से सुनते हो किसी चीज को। तो बेसिकली यहाँ पे बताना है विच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो आई एम वेटिंग योर आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो क्योंकि बहुत ईजी है आंसर यहाँ पर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दैट इज कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट्स व्हाइल टॉकिंग। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो बेसिकली, तो जो करेक्ट वे नहीं शो कर रहा है वो ये होगा ये, क्योंकि एक मॉडरेट स्पीड पे बात करना होता है, स्ट्रेट आपको रहना होता है, और जब आप किसी की बात को सुन रहे हो तो आपको हेड को मूव करना होता है जिससे समझ में आए कि हाँ भाई सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है। तो आप जब भी किसी से बात कर रहे होते हो तो ये तीनों जो चीजें वो नॉन वर्बल को शो कर रही हैं, बट कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट व्हाइल टॉकिंग, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? अब ऑप्शंस में से आपको देखकर बताना है कौन सी मेथड नहीं है कम्युनिकेशन की। नॉट को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन जब देखो तब। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल और विजिबल। तो इस चैप्टर में हमने 3 मेथड्स पढ़ी थी, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। ऑब्वियस जो मेथड नहीं पढ़ी थी विच इज विजिबल, ऑब्वियस। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज विजिबल, है ना? यदि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट इज टॉकिंग फास्ट में शो, इफ समवन इज टॉकिंग सो फास्ट, है ना, मतलब कोई आपसे बहुत ज्यादा फास्ट वे में बात कर रहा है, तो ये बेसिकली किसे शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज हैप्पीनेस को, सेकेंड इज एक्साइटमेंट को, थर्ड इज नर्वसनेस को, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो एक या दो कंडीशंस ही होती हैं जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा फास्ट वे में बात कर रहा होता है, या तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहता है किसी बात को कहने के लिए खुशी के कारण, या फिर उसे उस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है तो जल्दी से बात को खत्म करने की कोशिश करता है, इफ वो नर्वसनेस में होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, है ना? समझ में आ गई बात? सो टॉकिंग फास्ट में शो someone is very happy, very excited or nervous, that's why we can say वो अपनी बात को जल्दी से कहकर खत्म करता है। क्लियर? सो होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए। कमेंट सेक्शन में मैं सारे एमसीक्यूज के आंसर्स देखना चाहूंगी। जितने स्टूडेंट्स ने सारे एमसीक्यूज को देखा है, ये मान के चलो इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं है। जितने भी एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व करवा दिए ना, अलग अलग टाइप से एक ही टॉपिक को कैसे आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कैसे आपको सीबीएसई वाले घुमा सकते हैं, वो हर तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी डीपीपी में। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। और इसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप सभी ने होपफुली सही किए होंगे। मैं कमेंट सेक्शन में देखकर ही सारी चीजें समझ जाने वाली हूं। और यदि अभी तक भी सेशन को शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? जल्दी से शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तो हमारी पूरी आईटी बुक बची हुई है। अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही सॉल्व किया है। जब सोचो फर्स्ट चैप्टर में ही हमने इतना धमाल मचाया हुआ है, तो आगे आने वाले जो सारे चैप्टर्स होंगे उसमें हम कितना डीप स्टडी करने वाले हैं। मींस आप पेपर को अपने 10th क्लास के बोर्ड के जो आईटी पेपर है उसको तो डेफिनेटली फोड़ कर आने वाले हो, है ना जी? चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।